हेलो बच्चों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल कंबोज सर पर। तो बच्चों, इस वीडियो में आज देखेंगे मैथ से थोड़ा हट करके सब्जेक्ट सामाजिक विज्ञान। और ये बच्चों वो सब्जेक्ट है जो आपके नंबर बना भी सकता है और नंबर खराब भी कर सकता है, यानी परसेंटेज बना भी सकता है और परसेंटेज खराब भी कर सकता है। तो बच्चों, इस सब्जेक्ट में कौन से क्वेश्चन हमें पढ़ने चाहिए एग्जाम से पहले और कौन से क्वेश्चन नहीं पढ़ने चाहिए, वो मैं आपसे डिस्कस करूंगा। और इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉप 50 क्वेश्चन बताऊंगा, जिसमें से आपके कम से कम एग्जाम में आने ही आने हैं 25 क्वेश्चन। तो बच्चों, वीडियो में आप ध्यान से मेरे साथ बने रहिए और क्वेश्चन जरूर ध्यान से सुनिए और साथ साथ में नोट करते जाइए। तो बच्चों, मैं पूरी बुक के आपके सामाजिक विज्ञान के सभी चैप्टर में से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो यहाँ बताऊंगा। आपने सिर्फ एग्जाम से पहले वही क्वेश्चन पढ़ने हैं। अगर आप वो क्वेश्चन करके जाते हैं तो गारंटी है मेरी कि आप कम से कम 80+ स्कोर करेंगे, प्रैक्टिकल प्लस मिला के। अगर आपका 80 नंबर का क्या है, मेन एग्जाम है, रिटन एग्जाम है, तो आप उसमें 65+ स्कोर करेंगे ही करेंगे, मेरी गारंटी है। ठीक है बच्चों, तो हम वीडियो को ज़्यादा लंबी ना करते हुए सीधा आते हैं हम अपने मेन मुद्दे पर, यानी क्वेश्चन पर। तो देखो मेरे हाथ में बच्चों आप देख सकते हैं मास्टरमाइंड है, ठीक है, क्वेश्चन बैंक। और बच्चों, आप चाहे पूरे साल पूरी बुक की ना क्यों ही ना आप 10 बार रिपीट कर लो, 15 बार रिपीट कर लो, पर जब तक आप इसको नहीं लोगे एग्ज़ाम से पहले और इसको नहीं पढ़ोगे तब तक आप ज़्यादा स्कोर नहीं कर सकते आप अपने रिजल्ट में। तो आते हैं सीधा बच्चों, जिन्होंने ये परचेज़ कर रखे उनको बहुत ही अच्छी, उनके लिए बहुत ही अच्छी बात है, और जिन्होंने नहीं परचेज़ करी अभी तक वो ज़रूर परचेज़ कर लें और देखिए कि इनमें से आपको कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं और कौन से नहीं आते, और जो मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ और साथ साथ में चेक करते जाइए कि आपने वो क्वेश्चन अभी तक पढ़े हैं या नहीं पढ़े हैं। तो आते हैं सीधा बच्चों चैप्टर फर्स्ट पर। चैप्टर फर्स्ट में देखो मैं बताऊंगा, अति लघु छोड़ दूंगा बच्चों, जो एक नंबर वाले हैं और टिक मार्क वाले हैं वो क्वेश्चन आपने सारे ही पढ़ने हैं, क्योंकि वो देखो वो क्या है, वो कहीं से भी आ सकते हैं क्वेश्चन। तो मैं वो क्वेश्चन नहीं बताऊंगा, सिर्फ बताऊंगा 2 नंबर के, 3 नंबर के और 4 नंबर के क्वेश्चन। तो देखो इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चों वो है, पेज नंबर है आपका बच्चों इसमें 7 और क्वेश्चन है 1789 ईस्वी में हुई फ्रांस की क्रांति के परिणामों का वर्णन कीजिए। तो बच्चों 1789 में फ्रांस में क्रांति हुई थी, उसके जो परिणाम हुए थे उनका वर्णन करना है। तो बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन है आपका वो ये है कि 1789 में ईस्वी में हुई फ्रांस की क्रांति के परिणामों का वर्णन कीजिए। तो बच्चों जिनको ये क्वेश्चन आता है बहुत अच्छी बात है, और जिन्होंने अब तक इसका आंसर नहीं देखा है या जिन्होंने इसको याद नहीं किया है तो वो जरूर इसको याद कर लें। उसके बाद हम सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन दे रखा है, जर्मनी के एकीकरण की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। बच्चों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जर्मनी के एकीकरण की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। ये क्वेश्चन इस बार 99% चांस है कि आपके एग्जाम में आएगा ही आएगा। फिर नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, 19वीं सदी में राष्ट्रवाद के विकास के लिए यूरोप में कौन से कारक उत्तरदायी थे, या यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय के क्या कारण थे। ये है बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 3। तो बच्चों चैप्टर फर्स्ट में जो है उसमें ये 3 क्वेश्चन तो ये हो गए। इसके अलावा देख लेते हैं, मैंने इसमें ऑलरेडी ही पहले से ही मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है वो मैंने टिक कर रखे हैं। तो देखो 3 क्वेश्चन मैंने बता दिए हैं। उसके बाद आते हैं थर्ड चैप्टर में। तो देखो और कोई क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट नहीं है जो आपके एग्जाम में इस बार आ सकता है, ठीक है। बहुत ये लंबी प्रोसेस की है मैंने, कम से कम 4-5 दिन किया है, और बाकी जो प्रीवियस पेपर थे उनको देखा है, और इस साल जो आपका कोरोना के बाद का पेपर आने वाला है उसको ध्यान में रखते हुए ये जो मैंने क्वेश्चन बनाए हैं तो ये बिल्कुल सटीक होंगे। मैं बार बार कह रहा हूँ 95 to 98% चांस हैं कि जो मैं क्वेश्चन बताऊंगा वही आपके एग्जाम में आने हैं। तो बच्चों चैप्टर फर्स्ट में हमने देख लिया क्वेश्चन कितने, 3। अब देखते हैं चैप्टर नंबर 2, भारत में राष्ट्रवाद। इसमें जो बच्चों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पहला तो है जलियांवाला बाग हत्याकांड। जलियांवाला बाग हत्याकांड बच्चों कहाँ पे हुआ था, अमृतसर, पंजाब के अमृतसर शहर में। तो जिन्होंने इसका आंसर नहीं पढ़ा है तो एक बार जरूर इसको अच्छे से याद कर लें। उसके बाद दूसरा जो क्वेश्चन है वो है, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस क्यों लिया। सेकंड क्वेश्चन हो गया। उसके बाद जो इस चैप्टर में, सेकंड चैप्टर में थर्ड क्वेश्चन है वो है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के क्या कारण थे और इसके क्या परिणाम रहे, रिजल्ट क्या रहा और क्या कारण थे। 3 क्वेश्चन हो गए चैप्टर सेकंड में। और चौथा क्वेश्चन जो इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट, और बच्चों एक चीज़ और बता दूं कि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपके सेकंड चैप्टर से ही पूछे जाएंगे। तो जो चौथा क्वेश्चन है वो है, गांधी इरविन समझौते के प्रावधानों का वर्णन कीजिए। तो ये बच्चों हो गए आपके 4 क्वेश्चन। इसके अलावा एक क्वेश्चन और है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट, रॉलेट एक्ट का सविस्तार वर्णन कीजिए। तो 4 क्वेश्चन हो गए। और इसके अलावा है क्वेश्चन कि गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को क्यों प्रारंभ किया, फिर किस कारण से यह आंदोलन वापस ले लिया। 5 क्वेश्चन हो गए बच्चों। तो इस चैप्टर में ये 5 क्वेश्चन थे। इसके अलावा आप जरूर 2 क्वेश्चन और अलग से देख लेना, चोरी चोरा की घटना
और गांधी जी की दांडी यात्रा। ठीक है, तो 5 और 2 ये 7 क्वेश्चन आगे आपके कौन से सेकंड चैप्टर में। ठीक है बच्चों, जो लास्ट के मैंने बताया चोरी चोरा और गांधी जी की दांडी यात्रा, इसको आप छोड़ भी दोगे फिर भी कोई नुकसान नहीं होगा। ये क्वेश्चन 30 to 40% चांस है आपके एग्जाम में आने के। ठीक हो गया। अब आते हैं बच्चों थर्ड चैप्टर, भूमंडलीकृत विश्व का बनना। तो इसमें जो क्वेश्चन है मैं वो बता देता हूँ। इसमें जो पहला क्वेश्चन है कि 1929 की आर्थिक मंदी के 3 प्रभावों को स्पष्ट कीजिए। देखो क्वेश्चन इसमें 3-4 प्रकार के आ रखे हैं। सेम क्वेश्चन है कि वर्ष 1929 की आर्थिक मंदी के भारतीय अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़े, विस्तार से लिखिए। तो बच्चों एक क्वेश्चन ये हो गया आपके कौन से चैप्टर का, थर्ड चैप्टर का। उसके बाद देखते हैं सेकंड चैप्टर, इसी में सेकंड क्वेश्चन जो है वो है रेशम मार्ग से आप क्या समझते हैं। तो ये जो क्वेश्चन है बच्चों रेशम मार्ग आपका बार बार रिपीट हुआ है, आपके प्रीवियस एग्जाम पेपर में भी ये क्वेश्चन बार बार आया है। ठीक है, और इसके अलावा एक क्वेश्चन है ब्रेटन वुड समझौता। ये क्वेश्चन आपका जो आया है अभी तक 3 बार आ चुका है आपके प्रीवियस एग्जाम में, 2012 में आया, 2015 में आया और 2020 में आया। ठीक है, और उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है वो समूह 77 क्या है, समूह 77 के देशों ने नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक प्रणाली की मांग क्यों की है। तो ये जो क्वेश्चन है बच्चों आपका आया, देखो 2010 में आया है, 11 में आया है, 14 में आया है, 17 में आया है और 14 में 15 में आया है। ठीक है, तो बच्चों इस क्वेश्चन को भी आप जरूर पढ़ लें। देखो 16 में भी आया और 19 में भी आया, यानी लगभग 7-8 प्रीवियस पेपरों में ये क्वेश्चन आ चुका है। कौन सा, समूह 77 क्या है या G77 के गठन का उद्देश्य समझाइए। तो बच्चों एक ये क्वेश्चन आप जरूर पढ़ लेना। उसके बाद देखो जो अगला क्वेश्चन है वो है अफ्रीका में रिंडरपेस्ट आने के प्रभावों का उल्लेख कीजिए। रिंडरपेस्ट क्या था बच्चों, इसमें कई सारे मवेशी मारे गए थे, तो उसी से रिलेटेड है हमारा क्वेश्चन का आंसर, तो इसको भी आप जरूर पढ़ लेना। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है सूरत बंदरगाह 18वीं सदी के अंत तक हाशिए पर क्यों पहुंच गया था। तो इसका आंसर भी बता देता हूं कि 17वीं सदी के दौरान और 18वीं सदी के प्रारंभ में सूरत पश्चिम बंगाल से होने वाले समुद्री व्यापार का मुख्य केंद्र है। 18वीं सदी के अंत में भारतीय बाजारों में ब्रिटिश सामान की बाढ़ आ गई, सूरत बंदरगाह से निर्यात व्यापार समाप्त हो चला था और सूरत बंदरगाह हाशिए पर आ गया था। तो बच्चों ये हो गए हमारे क्वेश्चन कौन से, थर्ड चैप्टर के। अब आते हैं बच्चों चैप्टर नंबर 4, औद्योगिकरण का युग। इसमें जो क्वेश्चन है बच्चों सबसे पहला क्वेश्चन इसमें जो मोस्ट इंपोर्टेंट है वो है ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में बुनकरों पर निगरानी रखने के लिए गुमास्तों को क्यों नियुक्त किया था। तो बच्चों इसलिए नियुक्त किया था ताकि वो जो कच्चा माल तैयार कर रहे थे वो किसी अन्य को ना बेच दे या किसी अन्य व्यापारियों को ना बेच दें, इसलिए उन पर जांच रखने के लिए किनको रखा था, गुमास्तों को रखा था। गुमास्तों का काम था उन पर नजर रखना। ठीक हो गया। उसके बाद जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन अगला है वो है औद्योगिक क्रांति के प्रमुख क्या कारण थे। तो ये क्वेश्चन आपने बच्चों जरूर देख लेना है। 2 क्वेश्चन हो गए। और इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है 19वीं सदी में भारत के सूती कपड़ा उद्योग की गिरावट के मुख्य क्या कारण थे। तो एक क्वेश्चन ये हो गया बच्चों आपका चैप्टर 4 में। और फिर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है औद्योगिक विकास से शहरों पर क्या प्रभाव पड़ा। ये क्वेश्चन भी आप पढ़ लेना। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है कि 19वीं सदी के यूरोप में कुछ उद्योगपति मशीनों की बजाय हाथ से काम करने वाले श्रमिकों को प्राथमिकता क्यों देते थे। तो बच्चों हाथ से काम कराने में क्या होता था कि जो माल तैयार करते थे या जो भी सामान तैयार होता था वो बिल्कुल परफेक्ट होता था, उसमें कहीं पे भी चूक नहीं होती थी। मशीनों से क्या था, मशीनों से काम तो जल्दी हो रहा था बट काम की जो क्वालिटी थी यानी जो वस्तु की क्वालिटी थी वो उच्चतम ना होकर के निम्नतम हो जा रही थी, यानी उच्च गुणवत्ता की ना होकर के निम्न गुणवत्ता की बन रही थी। पर जो मजदूर हाथों से बनाते थे उनकी गुणवत्ता क्या होती थी, हाई क्वालिटी की होती थी। तो ये हो गया बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा 5th 6 इंपॉर्टेंट। इसी के साथ बच्चों चैप्टर 4 का भी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे हो गए खत्म। अब देखते हैं बच्चों चैप्टर 5 का मुद्रण संस्कृति और आधुनिक दुनिया। तो इसमें जो क्वेश्चन है बच्चों वो देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है मुद्रण संस्कृति ने भारत में राष्ट्रवाद के विकास में क्या मदद की। ठीक है, पहला क्वेश्चन हो गया इसमें चैप्टर 5 में। फिर है 19वीं सदी के भारत में मुद्रण संस्कृति ने महिलाओं को किस प्रकार प्रभावित किया। तो ये 2 क्वेश्चन हो गए हमारे बच्चों कौन से, चैप्टर 5 में। इसके अलावा एक क्वेश्चन आप जरूर और पढ़ लेना, कौन सा है वो 19वीं सदी में भारत की गरीब जनता पर मुद्रण संस्कृति का क्या प्रभाव पड़ा। तो इसी के साथ बच्चों जो हमारा हमने पहले कौन सी देखी, हिस्ट्री देखी। ठीक है, तो हिस्ट्री के बच्चों जो हमारे चैप्टर थे वो हो गए हैं खत्म। अब देखते हैं नेक्स्ट बुक जो हमारी थी है संसाधन एवं विकास यानी भूगोल से, समकालीन भारत सेकंड, और जो बुक है भूगोल है।
तो इसमें देख लेते हैं जो चैप्टर फर्स्ट है संसाधन एवं विकास, इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है आपका बच्चों पहला, संसाधन संरक्षण क्या है, संसाधनों का संरक्षण क्यों आवश्यक है। ठीक हो गया बच्चों, तो ये हो गया था एक क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है वो है संसाधन नियोजन क्या है, संसाधन नियोजन की प्रक्रिया के चरणों का उल्लेख कीजिए। 2 क्वेश्चन हो गए। फिर है भूमि के ह्रास या निम्नीकरण का क्या अर्थ है, भूमि ह्रास के उत्तरदायी कारण लिखिए। 2 क्वेश्चन हो गए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें बच्चों एक क्वेश्चन और ठीक हो गया, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको हम छोड़ भी सकते हैं। और उसके बाद देखते हैं बच्चों जो कोरोना की वजह से आपका 20 से 30% आपका सिलेबस कट हो चुका था, उसी के अंतर्गत आपका चैप्टर 2 और चैप्टर 3 भूगोल में कट चुका है, तो उससे क्वेश्चन नहीं आएंगे इस बार आपके एग्जाम में। तो अब देखते हैं चैप्टर 4 जिसका नाम है कृषि। तो कृषि में बच्चों मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। इसमें पहला जो क्वेश्चन है, आत्मनिर्वाह या जीविका कृषि क्या है, इसके मुख्य प्रकारों का विवरण दीजिए। ठीक हो गया, एक क्वेश्चन तो ये है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है भारतीय कृषि की मुख्य समस्याओं के विषय में विस्तार से लिखिए। ये क्वेश्चन बच्चों आपका 2-3 साल पहले प्रीवियस पेपर में आ चुका है लगातार 2-3 बार। ठीक है, तो इसको जरूर देख लेना इस क्वेश्चन को। फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन चैप्टर 5 में, ऊर्जा संसाधन, खनिज तथा ऊर्जा संसाधन। तो इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। इसमें जो पहला क्वेश्चन है वो है प्राकृतिक गैस और बायोगैस में अंतर लिखिए। एक क्वेश्चन ये हो गया। और जो दूसरा क्वेश्चन है, भारत में कोयले के वितरण का वर्णन कीजिए। बच्चों जितने क्वेश्चन बता रहा हूँ बार बार बोल रहा हूँ कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है और कई बार ये आपके एग्जाम में आ चुके हैं, इसलिए और मैंने वही क्वेश्चन रखे हैं, सिलेक्ट किए हैं जो लगातार आपके एग्जाम में आ चुके हैं या जिनकी इस बार चांसेस हैं आपके एग्जाम में आने के। तो चैप्टर 5, अब इसके बाद देखते हैं चैप्टर 6। चैप्टर 6 जो है वो है विनिर्माण उद्योग। तो इसमें देख लेते हैं बच्चों आपके जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसमें बच्चों आपका एक ही क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में आने का इस बार चांस है, वो है विनिर्माण उद्योग को आर्थिक विकास की रीढ़ क्यों कहा जाता है। ठीक है, तो ये हो गया चैप्टर 6। इसके बाद देखते हैं चैप्टर 7। चैप्टर 7 का नाम है राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं। तो इसमें जो बच्चों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पहला है, और जो ये क्वेश्चन है वो देखो आपका आया 2009, 11, 14, 12, 17, 20, 18 में, यानी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 साल मतलब प्रीवियस जो 7 ईयर है उसमें लगातार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। क्वेश्चन मैं पढ़ देता हूँ आपके सामने कि आधुनिक युग में संचार के साधनों का महत्व बताइए। देखो ये जो क्वेश्चन है लगातार 4-5 बार क्वेश्चन सेम है, बस थोड़ा बहुत अंतर हो गया इसमें। फिर यही क्वेश्चन दोबारा रिपीट हुआ है कि परिवहन तथा संचार के साधन किसी देश की जीवन रेखा तथा अर्थव्यवस्था क्यों कहे जाते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आपने जरूर करना है, जरूर करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, और ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और क्वेश्चन पढ़ते ही आपको एकदम से पता चल जाएगा कि कितना इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन है बच्चों, स्वर्णिम चतुर्भुज महाराजमार्ग से आप क्या समझते हैं, वर्णन कीजिए। तो ये क्वेश्चन बच्चों 4-5 बार आ चुका है, तो इसका पूरा डायग्राम देखना है आपने। देखो इसका पूरा डायग्राम बना हुआ है बच्चों। अगर आपको किसी क्वेश्चन का सॉल्यूशन ना मिले या आपको कोई क्वेश्चन का आंसर ना मिले तो आप जरूर एक कमेंट डालिए, मैं आपको कोशिश करूंगा उस क्वेश्चन का बिल्कुल शॉर्ट तरीके से आंसर देने का। ठीक है, तो एक ही हो गया स्वर्णिम चतुर्भुज राजमार्ग। और उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है भारत में विभिन्न प्रकार की जनसंचार प्रणालियों का वर्णन कीजिए। ठीक है, तो जैसे आकाशवाणी हो गया, दूरदर्शन हो गया, मुद्रण हो गया, चलचित्र हो गया, सिनेमा वगैरह हो गया, तो ये हमारे क्या हैं, संचार प्रणालियां हैं। तो इसी के साथ बच्चों जो हमारी दूसरी बुक थी वो भी हो गई खत्म। और इसमें जो मैप है बच्चों, मैप जरूर देख लेना। फिर आते हैं बच्चों नेक्स्ट बुक राजनीतिक विज्ञान में। राजनीति विज्ञान में जो पहला चैप्टर है वो है सत्ता की साझेदारी। सत्ता की साझेदारी में बच्चों देख लेते हैं जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इसमें पहला क्वेश्चन है, बहुसंख्यकवाद का अर्थ बताइए, श्रीलंका में गृह युद्ध व अशांति का विकास क्यों हुआ, स्पष्ट कीजिए। तो इसको बच्चों आपने पढ़ लेना है कि श्रीलंका में किस तरह से वहाँ पे लोगों ने आंदोलन किया, कितने समय तक वो आंदोलन चला, फिर राजतंत्र से लोकतंत्र कैसे आया, तो आपने पूरा उसको पढ़ लेना है। फिर जो सेकंड क्वेश्चन है वो है आधुनिक लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में सत्ता की साझेदारी के अलग अलग तरीके क्या है, इनमें से प्रत्येक का एक उदाहरण दीजिए। तो ये क्वेश्चन भी बच्चों आपका 4 बार रिपीट हुआ है आपके प्रीवियस एग्जाम में, तो इसको जरूर करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये भी बच्चों मोस्ट इंपॉर्टेंट है और इस बार ज़्यादा चांस है इस क्वेश्चन के आने के, क्योंकि अभी आपने देखा कि कई कानून बनाए गए, कई कानून रद्द किए गए, तो उसी से रिलेटेड है हमारा कि 73वें तथा 74वें संविधान संशोधन की स्थानीय स्तर पर लोकतंत्र को मजबूत करने में क्या भूमिका रही है, विवेचना कीजिए। तो इस क्वेश्चन को देख लेना है। फिर है हमारा चैप्टर 2 संघवाद। ठीक है, तो अभी हम कौन सी बुक कर रहे हैं बच्चों, राजनीति विज्ञान। उसके बाद जो चैप्टर हमारा है कौन सा, 2 संघवाद, उसमें देख लेते हैं जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है।
इसमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, पहला है वो है सत्ता के विकेंद्रीकरण की दृष्टि से 1992 के संविधान संशोधन के किन्हीं 4 बिंदुओं का उल्लेख कीजिए। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, ये आपका बच्चों 2 नंबर में आएगा ही आएगा क्वेश्चन, इसको आपने बिल्कुल भी नहीं अनदेखा करना है, बिल्कुल इसको छोड़ना नहीं है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है विस्तृत है, यानी 4 नंबर में आएगा, ये आएगा। तो क्वेश्चन है संघात्मक तथा एकात्मक प्रणाली की सरकारों में भेद स्पष्ट कीजिए। ठीक हो गया, तो ये 2 क्वेश्चन हो गया आपके इस चैप्टर में। इसके अलावा एक क्वेश्चन और है आपका कि भारत की संघीय व्यवस्था बेल्जियम की संघीय व्यवस्था से कैसे भिन्न है, इन दोनों देशों की संघीय व्यवस्था की समानताएं भी बताइए। ठीक हो गया, ये हो गया बच्चों। और इसके अलावा एक क्वेश्चन और है कि संघवाद क्या है, संघवाद की मुख्य विशेषता क्या है, भारत का उदाहरण देते हुए समझाइए। ये जो क्वेश्चन आया बच्चों, देखो कौन कौन से ईयर में आ रखा है, 2011 में आया है, 12 में आया है, 13 में आया है, 15 में आया है, 16 में आया है, 19 में आया है। 19 के बाद अब ईयर है बच्चों कौन सा, 2022। तो इस बार बहुत ज़्यादा चांस है इस क्वेश्चन के आने के। अब देखते हैं बच्चों उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, चैप्टर अगला स्टार्ट हो गया है, चैप्टर 3 लोकतंत्र और विविधता। इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो भी आपको बताते चलते हैं। इसमें एक क्वेश्चन है बच्चों, मार्टिन लूथर किंग जूनियर द्वारा मानवीय अधिकारों के संदर्भ में किए गए योगदान का वर्णन कीजिए। मार्टिन लूथर के बारे में बच्चों आपने जरूर पढ़कर जाना है कि वे कौन थे और किस तरह से उन्होंने अपने देश को स्वतंत्र कराया या किस तरह से उन्होंने आंदोलन किए और कौन कौन से किए। उसके बाद बच्चों आ जाते हैं हम चैप्टर 4 में, जाति धर्म और लैंगिक मसले। ठीक है, तो ये चैप्टर है हमारा 4। इसमें देख लेते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है जो इसमें बताइए कि भारत में किस तरह अभी भी जातिगत असमानताएं जारी हैं। अभी भी आप लोग अपने आसपास देखते होंगे कि जाति के नाम पर कितना बड़ा क्या हो जाता है, लड़ाइयाँ हो जाती है, बड़े बड़े आंदोलन हो जाते हैं जाति आदि के नाम पर। तो यही हमारा कि अभी भी हम अपने आसपास देख सकते हैं कि जातिगत असमानताएं जारी हैं। तो एक क्वेश्चन ही हो गया। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर में वो है भारत में लैंगिक असमानताओं को दूर करने के क्या उपाय हैं या सरकार द्वारा महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में क्या कदम उठाए गए हैं। यानी लड़का और लड़की में अभी भी बहुत ज़्यादा अंतर देखने को मिलता है, तो सरकार इस मामले में क्या कदम उठा रही है। तो ये क्वेश्चन हो गया। उसके बाद जो चैप्टर 5 है वो है जन संघर्ष और आंदोलन। इसमें क्वेश्चन देख लेते हैं। एक क्वेश्चन है सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार से क्या तात्पर्य है। एक क्वेश्चन आपने ये देख लेना है। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इस चैप्टर में और नहीं है कोई भी। आते हैं नेक्स्ट चैप्टर 6 में, राजनीतिक दल। तो राजनीतिक दल अभी आपने हाल ही में देखा कि इलेक्शन हुआ, तो इलेक्शन से रिलेटेड आपका जरूर क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा इस बार। पहला क्वेश्चन है जो मोस्ट इंपोर्टेंट मैंने इसमें देखा है वो है राजनीतिक दल से क्या तात्पर्य है, लोकतंत्र में इन दलों का क्या महत्व है। ये जो क्वेश्चन आया बच्चों 12 में आया है, 13 में, 15 में, 17 में, 18 में और 20 में, यानी 3 और 2 5 साल आ चुका है लगातार आपके प्रीवियस पेपर्स में। फर्स्ट क्वेश्चन ये हो गया, राजनीतिक दल से क्या तात्पर्य है। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है राजनीतिक दलों के सामने क्या चुनौतियां होती हैं। 2 क्वेश्चन इस चैप्टर में मोस्ट इंपोर्टेंट है। फिर है बच्चों कोरोना की वजह से जो हमारा 30% सिलेबस कट हुआ, तो इसमें भी चैप्टर 7 और चैप्टर 8 लोकतंत्र के परिणाम और लोकतंत्र की चुनौतियां, ये दोनों चैप्टर को कट कर दिया गया है। फिर आते हैं नेक्स्ट बुक हमारी कौन सी, अर्थशास्त्र। तो अर्थशास्त्र में बच्चों जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है वो है विकास। इसमें देख लेते हैं जो क्वेश्चन है हमारे मोस्ट इंपोर्टेंट। पहला क्वेश्चन है राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 नरेगा 2005 के उद्देश्यों की व्याख्या कीजिए, या महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा 2005 पर टिप्पणी लिखिए। तो इस क्वेश्चन को आपने बच्चों बिल्कुल नेग्लेक्ट नहीं करना है। ये क्वेश्चन हाल ही में आपने देखा होगा कि आपके आसपास नरेगा से रिलेटेड बहुत केस हुए, तो ये वाला क्वेश्चन इस बार जरूर पूछा जाएगा आपके एग्जाम में। फिर देखते हैं चैप्टर 2 किसमें, राजनीति में। इसमें है भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक, अर्थशास्त्र देख रहे हैं, तो चैप्टर सेकंड है भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक। इसमें जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बच्चों वो पहला क्वेश्चन है आर्थिक गतिविधियों के 3 क्षेत्रक कौन कौन से हैं, उदाहरण से समझाइए। तो एक क्वेश्चन यह है आपका। और उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है आर्थिक गतिविधियां रोजगार की परिस्थिति के आधार पर कैसे वर्गीकृत की जाती हैं। और इसी क्वेश्चन को चेंज थोड़ा सा कर दिया कि संगठित एवं असंगठित क्षेत्रों की रोजगार परिस्थितियों की तुलना कीजिए। तो ये क्वेश्चन बच्चों आपका इस बार 90% चांस है इस क्वेश्चन का आने का। फिर अगला जो क्वेश्चन है वो है असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के संरक्षण के उपाय लिखिए। तो बच्चों संगठित क्षेत्र के श्रमिक और असंगठित क्षेत्र के श्रमिक, ये आपने जरूर एक बार पूरा डिटेल से पढ़ लेना है कि ये क्या होते हैं। चैप्टर 3 है मुद्रा और साख। इस चैप्टर से बच्चों आपके ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं, तो इसमें देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है इसमें बच्चों वस्तु विनिमय से आप क्या समझते हैं, वस्तु विनिमय की मुख्य कठिनाइयाँ बताइए। तो वस्तु विनिमय के बारे में आपने पूरा डिटेल से पढ़ लेना है। फिर जो सेकंड क्वेश्चन है वह है भारतीय रिजर्व बैंक अन्य बैंकों की गतिविधियों पर किस तरह नजर रखता है।
ठीक है। अब देखो भारतीय रिजर्व बैंक ये है जो हमारे पूरे देश में महंगाई को कंट्रोल करता है, कब बढ़ाना है कब कम करता है, ये सारा कौन कंट्रोल करता है? भारतीय रिजर्व बैंक। हम कहते हैं कि सरकारें हमारी क्या करती हैं? कंट्रोल करती है, बट सरकार कंट्रोल नहीं करती बच्चों, ये कौन कंट्रोल करता है? भारतीय रिजर्व बैंक कंट्रोल करता है। ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट चैप्टर है वो हमारा चैप्टर 4 वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था। इसमें जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बच्चों वो है श्रम कानूनों में लचीलापन कंपनियों को कैसे मदद करेगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आपने देखना है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है विश्व व्यापार संगठन यूएनओ। ठीक है, इससे क्या तात्पर्य है बच्चों? यूएनओ बच्चों आपने ये क्वेश्चन जरूर इस साल पढ़ना है क्योंकि इसके 95% चांस है ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में इस बार आएगा ही आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, देखो क्वेश्चन पढ़ते ही आप लोग समझ जाएंगे कि ये क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन है वैश्वीकरण क्या है? वैश्वीकरण को संभव बनाने वाले कारकों को विवरण दीजिए। ये क्वेश्चन बच्चों आपका देखो कौन कौन सी ईयर में आया है? 2014 में आया है, 2009, 2011, 12, 13, 17, 20, 13। बच्चों मैं आपको स्क्रीन पर ये क्वेश्चन दिखा भी देता हूँ कि ये क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है। यहाँ आप देख सकते हैं, देखो कितने साल में रखा है, 12, 13, 17, 20, 11, 9, 14। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आपने जरूर देखना है, भले आप पूरी बुक छोड़ दो, इस क्वेश्चन को जरूर देख करके जाना है क्योंकि 4 नंबर आपका ये क्वेश्चन 100% ला कर देगा ही देगा। फिर है चैप्टर 5 उपभोक्ता अधिकार। इस चैप्टर में देखते हैं कौन सी क्वेश्चन हमारे इंपॉर्टेंट है। तो एक क्वेश्चन है बच्चों आपका उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम 1986 के निर्माण की जरूरत क्यों पड़ी। अब देखो बच्चों उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम क्या होता है? जब हम कभी दुकान पर कोई भी सामान लेने जाते हैं तो जो उसका फिक्स रेट होता है, तो कई दुकानदार होते हैं उसके फिक्स रेट से यानी MRP मैक्सिमम रिटेल प्राइस से अधिक कीमत पर हमें वो वस्तु देने की कोशिश करते हैं। बट अगर आप पढ़े लिखे हैं तो आप देख लेते हैं कि उसमें इतना रेट लिखा है, तो आप उसको बोल सकते हैं कि उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम 1986 के अनुसार आप MRP से ज़्यादा रेट हमसे नहीं ले सकते। तो इसको आपने बच्चों जरूर पढ़ लेना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इस चैप्टर में इंपॉर्टेंट वो है उपभोक्ता का शोषण किस प्रकार किया जाता है, इसकी रोक के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं। तो ये 2 क्वेश्चन आपके बच्चों इस चैप्टर में है। इसके अलावा देख लेते हैं इसका एक क्वेश्चन और है कि भारत में उपभोक्ता आंदोलन की शुरुआत किन कारणों से हुई, इसके विकास के बारे में पता लगाना है। ठीक है, तो ये बच्चों आपकी 4 बुक हो चुकी है कंप्लीट। और इसी सामाजिक विज्ञान में एक बुक और आपकी रहती है, कौन सी? आपदा प्रबंधन। आपदा अभी आई थी आपके पूरे दुनिया में, देखा आपने कि कोरोना महामारी फैली थी, वो आपका इसी के अंदर आएगा। ठीक है, तो हो सकता है कि कोरोना से रिलेटेड भी 1-2 क्वेश्चन बने आपके एग्जाम में। तो इसमें देख लेते हैं बच्चों जो चैप्टर 1 है वो आपका कोरोना की वजह से हो चुका है कट। चैप्टर 2 देख लेते हैं जिसका नाम है सुनामी जानलेवा समुद्री लहरें। तो इस चैप्टर में जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बच्चों वो है कि सुनामी से क्या तात्पर्य है, इसकी प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। तो बच्चों सुनामी के बारे में आपने पूरा डिटेल से पढ़ना है। उसके बाद जो चैप्टर 3 है वो है आपदा के दौरान बचाव के उपाय। चैप्टर 3 है, इसमें जो क्वेश्चन है प्राथमिक उपचार से आप क्या समझते हैं। तो ये बच्चों आप कई बार कर भी चुके होंगे प्राथमिक उपचार, अपने आसपास देखा होगा किसी को करते हुए। तो एक क्वेश्चन ये हो गया। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन बनता है बेहोशी क्या है। तो आप सभी अच्छे से इससे परिचित होंगे कि बेहोशी क्या है। थर्ड जो क्वेश्चन है उसमें प्राथमिक चिकित्सा में DRABC से क्या तात्पर्य है, एक ये क्वेश्चन हो गया। फिर नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है खोज और बचाव दल के मुख्य उद्देश्यों को लिखिए कि और इसी में अथवा करके क्वेश्चन दिया है खोज तथा बचाव दल के कार्यों का उल्लेख कीजिए। तो खोज और बचाव दल क्या होता है बच्चों? कभी भी कहीं पे भी आपदा आती है तो क्या होता है, हमारी सरकार द्वारा कई ऐसी कमेटियां गठित की गई हैं, कई ऐसे बनाए गए हैं, जैसे फोर्स हो गई, आपकी कौन सी हो गई, आर्मी हो गई और NCC के कैडेट हो गए। तो इनमें कई तरह से आपकी कमेटियां बनी होती हैं, समूह बने होते हैं जो आपको आपदा के दौरान आपकी मदद करने के लिए तैयार रहते हैं। चैप्टर 4 है बच्चों सुरक्षित निर्माण विधियां पद्धति। इसमें देख लेते हैं बच्चों को जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इसमें पहला जो क्वेश्चन है वो है राष्ट्रीय सूचना केंद्र एमच्योर या हेम रेडियो। ये 2 क्वेश्चन एक साथ आएंगे ही आएंगे, इसको आपने बच्चों जरूर देख लेना है चैप्टर 5 में। इसके अलावा एक क्वेश्चन इसमें और नहीं है। नेक्स्ट जो चैप्टर है वो है चैप्टर 6 उत्तरदायित्व में भागीदारी स्थानीय एवं राज्य स्तरीय निकायों की भूमिका। ये है बच्चों आपका चैप्टर 6। इसमें देख लेते हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है जिला आपदा प्रबंधन समिति का अध्यक्ष कौन होता है। यही एक ही क्वेश्चन है बच्चों इसमें। और इसी के साथ बच्चों ये क्वेश्चन हो गया आपके कंप्लीट। तो जिन्होंने बच्चों अभी तक ये नहीं खरीदी है खरीद लो और इसको आप एग्ज़ाम से पहले ज़रूर एक बार पढ़ लेना। जितने क्वेश्चन मैंने बोले हैं हो सके तो इन क्वेश्चंस को आप जितने जल्दी तैयार कर सकें कर लीजिए, क्योंकि अगर आपने 80+ स्कोर करना है तो इन क्वेश्चन को पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।
मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में नए बुक के साथ, और देखेंगे बाकी सब्जेक्ट्स के भी इसी तरह मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।